बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन देवर्षि नारद लोकों में भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने रिश्तों में प्रेम, विश्वास और मर्यादा निभा रहे हैं, जबकि कुछ लोग मोह, क्रोध और गलत निर्णयों के कारण अपने ही परिवार को दुख दे रहे हैं। यह देखकर नारद जी के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, कुछ लोग रिश्तों की मर्यादा और विश्वास को जीवन भर निभाते हैं, जबकि कुछ लोग भावनाओं और मोह में पड़कर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनसे परिवार टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मनुष्य का जीवन उसके कर्म, संगति और निर्णयों से बनता है। जबकि व्यक्ति अपने विवेक को छोड़ देता है, तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक पुराने नगर में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उसे शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वह पंडित अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कहता है और वह अपनी पुत्री का नाम सोहनी रखता है। सोहनी अपने माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो वह पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को ममता नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पूरी सोहनी का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत ही भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब वह पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूँ तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूँगी। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहाँ से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़े देर के बाद जब पंडित वहाँ पर आया तो तब वह उस पर क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। अब वह पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री सोहनी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक सही चला, परंतु कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित ने उसके लायक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता
अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम जहां जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सुनकर दंग रह गई। साथ में वह पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा। अब वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठा के खिलाते रहेंगे। कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री सोहनी यहाँ क्या करेगी। अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाएं, तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री सोहनी का भला ही चाहा, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री सोहनी को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रोहन था और छोटे पुत्र का नाम किशोर था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की मृत्यु हो गई। इस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो दो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा रोहन अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। रोहन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम कबीर था। वह उसके बगल वाले गांव में रहता था। रोहन का छोटा भाई किशोर अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब रोहन बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम किरण था उससे कर दिया। किरण बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती थी। रोहन की पत्नी बनने के सारे गुण किरण के अंदर विद्यमान थे। किरण जिस गांव से थी उसी गांव में कबीर रहता था। जब रोहन की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद रोहन फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी किरण को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। रोहन यह समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए, उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सभी काम कर पाए। और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए रोहन ने अपनी पत्नी किरण को गांव में छोड़ने का फैसला किया था। जब भी किरण को कुछ चाहिए होता तो रोहन कबीर से कहकर किरण को वह चीज दिलवा दिया करता था। यदि किरण को कहीं आना जाना भी होता था तो रोहन कबीर से कहकर किरण को उस जगह पहुंचा दिया करता था। किरण भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति रोहन से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अचानक से एक दिन कबीर रोहन के घर आया। उस दिन रोहन की पत्नी किरण घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब किरण ने कबीर की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई कबीर के पास पहुंची। अब इतने में किरण की सासू माँ भी आ जाती हैं। जब वह कबीर को बाहर देखती हैं तो वह कबीर के घर आने का कारण पूछती हैं। तब कबीर कहता है कि माँ जी, किरण भाभी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे अतिशीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब किरण की सास ने कबीर की बात सुनी तो वह किरण से कहने लगी कि बेटी जल्दी जाओ और
अपने पिताजी की देखरेख करो। तभी किरण कबीर के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर उसने अपने पिताजी की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब किरण का पति बाहर रहता था, वह अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिताजी की देखरेख में लगी रहती थी। और उधर कबीर भी रोजाना किरण के पिताजी का हाल पूछने के लिए किरण के घर आया करता था। किरण को कबीर के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे कबीर के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन कबीर से प्रेम कर बैठी, परंतु वह कबीर के मन के कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि कबीर एक जुआड़ी अय्यास लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। किरण को यह बात पता नहीं थी कि कबीर की नज़र अब किरण के ऊपर आ चुकी है। इधर किरण भी कबीर से प्यार करने लगी थी। अब किरण के पिताजी भी ठीक हो गए, लेकिन किरण तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। कबीर रोज किरण के घर पर आया करता था, इसलिए किरण और कबीर रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब किरण ने कबीर से कहा कि कबीर, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब कबीर ने किरण से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। कबीर ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब कबीर के मुंह से किरण ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोली कि कबीर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब कबीर ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब कबीर की बात टालते हुए किरण ने कहा, कबीर सच बात तो ये है कि मैं तुमसे अब बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे ही कबीर ने किरण के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में खुशियों के पटाखे फूटने लगे और वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, मैं घर बैठे किरण से प्रेम कर पाऊंगा। कबीर तो किरण को चाहता ही था कि वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और किरण कबीर के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में गहरा संबंध बना। अब कुछ दिन बाद जब किरण के ससुराल से बुलावा आया तो कबीर से मिलने के लिए किरण ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब किरण ने कबीर से कहा कि कबीर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब कबीर किरण की बात मान जाता है और किरण कबीर से इतना कहकर घर आ जाती है। अब किरण के पिता किरण को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से कबीर के घर जाते हैं, क्योंकि किरण का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी। इसलिए किरण को ससुराल ले जाने के लिए किरण के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं लगा, इसलिए वह कबीर को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता कबीर के घर पहुंचे तब उन्होंने कबीर से कहा कि बेटा, तुम मेरी पुत्री किरण को उसके ससुराल छोड़ाओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब कबीर ने किरण के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं किरण को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, कबीर किरण को उसके ससुराल छोड़ आता है और किरण अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब किरण को कबीर की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में कबीर से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए कबीर को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उससे साथ संबंध बनाना चाहती थी, क्योंकि रोहन तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहां पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 3-4 महीने में एक बार रोहन अपने घर आता था और 4 से 5 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब किरण से रहा नहीं गया तो किरण ने कबीर को एक खत लिखा। किरण ने उसे खत में लिखा कि कबीर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब कबीर को किरण का खत मिला तो वह फौरन किरण से मिलने के लिए चल दिया। अब कबीर और किरण दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। किरण की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही
किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर भी किरण से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 6 से 7 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन किरण से कहा, किरण ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिताजी हों या फिर कोई और। अब किरण ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। अब अगले दिन किरण ने कबीर को खत लिखा कि कबीर, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर कबीर भी अपनी वासना को रोक नहीं पा रहा था। और इस बीच किरण की सास एक दिन कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती हैं। फिर क्या था, अब तो किरण को जैसे छूट ही मिल गई थी। अब वह रोज कबीर को बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह कबीर को वहां से वापस भेज देती। एक दिन की बात है, जब किरण ने कबीर को अपने घर पर बुला रखा था तब अचानक से किरण का देवर किशोर वहां आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी किरण कबीर को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब किशोर को कबीर के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि कबीर किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए किशोर ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप किसी अरे गहरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती, और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं, और आप इसके साथ जो घूमती हैं वह भी आप बहुत गलत करती हैं। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। जब कबीर ने किशोर की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। किरण को अपने देवर किशोर की बात पसंद नहीं आई। किरण तुरंत भागकर बाहर गई और कबीर से बोली, कबीर तुम गुस्सा मत करो, मैं किशोर को सबक अवश्य सिखाऊंगी, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। कबीर ने कहा, ठीक है किरण, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर कबीर वहां से चला गया और किरण भी घर के अंदर आ गई। अब वह सोचने लगी, अगर यह किशोर घर पर रहेगा तो जरूर मेरे और कबीर के बीच में रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस किशोर को जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और कोई नहीं रहेगा। अपने मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो सबके लिए उसने खाना बाहर निकाला लिया, और उसने अपने देवर किशोर के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब किशोर ने वह खाना खाया तो उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि किशोर की मृत्यु कैसे हुई। किशोर की मां बहुत दुखी थी। उधर किरण मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और कबीर के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात रोहन को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया, और वहां पहुंचकर जब उसने अपने भाई किशोर को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई से के लिए ही तो बाहर रहा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े, और वह अपने भविष्य की चिंता करे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन रोहन अपने घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से रोहन अपनी पत्नी किरण को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब किरण फिर से वही प्रक्रिया दोहराती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं तो किरण की सास ने किरण से कह दिया कि देखो किरण, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात रोहन से शिकायत कर दूंगी। जब किरण ने अपने प्रेमी कबीर के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली कि जाओ, जिसे बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं कबीर से प्यार करती हूं। जब किरण की सास ने इतना किरण के मुंह से सुना तो वह किरण से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, किरण को फिर से गुस्सा आ गया। किरण गुस्से में बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी।
अगर तुम मेरे और कबीर के प्यार के बीच में आई तो मैं तुमको भी मार दूंगी। अचानक से एक दिन रोहन को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला जाता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब किरण का पति किरण से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन रोहन को अब किरण के ऊपर शक हो रहा था। रोहन के बहुत पूछने के बाद किरण सच बताती है कि मैं कबीर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको बारी बारी से मार दिया है। हाँ, मैं कबीर से प्यार करती हूँ। जैसे ही रोहन ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह कबीर से प्यार करती है, कबीर जो कि रोहन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, फिर रोहन ने अपनी पत्नी किरण से कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी पत्नी से यह बोला कि किरण, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो किरण को छूट मिल गई थी। उधर कबीर भी आ चुका था। वह कबीर के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक ठाक से गुजरे। फिर कुछ दिनों के बाद किरण को पता चला कि कबीर बहुत ही नीच आदमी है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो किरण अपने प्रेमी कबीर के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, यही सोच सोचकर किरण ने तो अपना सिर पीट लिया। उधर रोहन ने एक अच्छी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर किरण का कबीर के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि रोहन को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों ही हर मनुष्य में हो सकती है। रिश्ते विश्वास, सम्मान और संयम से चलते हैं। जब कोई व्यक्ति लालच, क्रोध या मोह में पड़ जाता है तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है और परिवार टूट जाते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों की समान जिम्मेदारी है। हे नारद, किसी भी मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और चरित्र से होता है, ना कि स्त्री या पुरुष होने से। कबीर ने अपने मित्र रोहन के विश्वास को तोड़ा और किरण की भावनात्मक कमजोरी का लाभ उठाया। इसलिए हे नारद, कलयुग में ये रिश्ते टूट रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी।